वेलकम टू द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स क्लासेस। यहाँ पे हम क्लास 10 का ऑलरेडी फिजिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। क्लास 10 का हम ऑलरेडी फिजिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। तो माई सेल्फ रंजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल सा चैनल PPDRKJ यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि चार्ज क्या है, चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या है, अप टू दैट मच देखा था। और हम लोगों ने दो लॉज देखे थे। क्या क्या लॉज देखा था? तो एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था? तो चार्ज को हम किसी फिक्स्ड इंटीग्रल मल्टीपल में ही हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये था अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और फिर अपन ने कुछ प्रॉब्लम करा था NCERT से लेकर। आज चलिए हम जो बता रहे हैं कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो ट्रांसफर कर सकते हैं, तो एक्चुअली आज अपन लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज बॉडी। तो हेडिंग लगाइए, बॉडी क्या है? बॉडी, तो हम इस बॉडी के डिफिनेशन पे नहीं जाएंगे। ऑलरेडी आपने मैकेनिक्स में मतलब 9th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी बॉडी क्या है ये पढ़ रखा था। आज हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इस बॉडी का कैटेगराइज करेंगे, यानी इस बॉडी को बांटेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, चलिए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बॉडी में बी क्लासीफाई। ये मैं आपके 10th ग्रेड या 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। तो बॉडी को यहां पे हम दो कैटेगराइज में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर कंडक्टर एंड सेकेंड वन इज योर नॉन कंडक्टर, जिसे हम लोग इंसुलेटर भी बोलते हैं, यानी नॉन कंडक्टर। और हाँ, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा उसका नोट आपको PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और कांटेक्ट करने के लिए या कुछ भी क्वेरीज है या कुछ भी सजेशन है तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर मेल ID दिया गया है, उससे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम बॉडी को कितने भागों में बांट सकते हैं? हम बॉडी को दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर कंडक्टर एंड सेकेंड वन इज योर इंसुलेटर, जिसे अपन लोग नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं। अब जब फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर को अपन लोग डाई इलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डाई इलेक्ट्रिक्स। डाई इलेक्ट्रिक्स भी अपन लोग बोलते हैं। तो अब फिर वही बात रहा कि ये कंडक्टर किसे कहते हैं और ये नॉन कंडक्टर या डाई इलेक्ट्रिक्स या इंसुलेटर किसे कहते हैं। तो जैसा कि नेम से ही मेंशन है, कंडक्टर कहने का अर्थ कुछ कंडक्ट करना एंड नॉन कंडक्टर कहने का अर्थ जो नॉन कंडक्ट करता हो। तो चलिए बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले कंडक्टर के बारे में ओरली समझने की कोशिश करते हैं। तो कंडक्टर आर दोज टाइप्स ऑफ बॉडी इन व्हिच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन पास इजीली, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टर। तो चलिए कंडक्टर क्या होगा? कंडक्टर क्या होगा? तो इट इज द types of body in which electric charge can pass easily। कंडक्टर क्या है? ये एक इट इज द टाइप्स ऑफ बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो सकता है इजीली वे में, तो दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टर। अब फिर रहा बात कि ये इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर या डाइलेक्ट्रिक्स किसे बोलते हैं? तो इंसुलेटर किसे कहते हैं? तो इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द टाइप्स ऑफ बॉडी इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज cannot pass easily
कॉल्ड एज इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर या डाइलेक्ट्रिक्स। हमने यहाँ पे क्या करा, हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये जो अर्थ पे जितने भी बॉडीज है उसको हमने क्लासीफाई या डिवाइड कर दिया। एक हो गया कंडक्टर और दूसरा हो गया नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। मैं अप टू आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, नहीं तो तीसरा कैटेगरीज भी है, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। तो हम सेमी कंडक्टर के बारे में अभी बातें नहीं करेंगे, वो आपका 10th ग्रेड से जब आप ऊपर जाओगे तो वहाँ पे सेमी कंडक्टर के बारे में दिया गया है, तो वहाँ पे आप सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ोगे। तो चलिए हम ये देखते हैं कि हमने बॉडी को क्लासीफाई क्यों करा है और हमारा मोटिव क्या है। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमने तो ये देखा कि अर्थ पे जितने भी बॉडी है हमने उसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बॉडी को दो भागों में डिवाइड करा है। वन इज योर कंडक्टर एंड सेकेंड वन इज योर इंसुलेटर। मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी बॉडी आप देख रहे हो नेचर में अवेलेबल या अर्थ पे अवेलेबल, तो वो क्या चीज से बना होता है, तो वो आपका एक एटम से मिलके बना रहता है। तो ये सब बाय द वे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिर भी एक पॉइंट लिख लीजिए, ऑल द बॉडी कहाँ पे, तो ऑन द अर्थ that is composed of या that is made up क्या चीज से बना रहता है, तो एटम से बना रहता है। जितने भी अर्थ पे बॉडीज हैं वो किससे बना रहता है, तो वो एटम से बना रहता है। और एटम्स के बारे में आप डिस्कशन करोगे केमिस्ट्री में, या केमिस्ट्री में ऑलरेडी आपने डिस्कशन कर रखा होगा या वहाँ पे ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा। हम एटम्स के उतना इनसाइड नहीं जाएंगे। तो चलिए आगे अपन लोग बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि व्हाट आर द रीजन दैट सम टाइप्स ऑफ बॉडी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सम टाइप्स ऑफ बॉडी व्हिच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज का कहीं ना कहीं हमने इलेक्ट्रिसिटी से लिंक करा था लास्ट लेक्चर में। तो क्या रीजन हो सकता है कि कुछ बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है और कुछ बॉडी है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करता है, तो क्या रीजन हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन लगाइए, और क्वेश्चन लगाने से पहले इसे आप जो भी यहाँ पे लिखा गया है उसे आप कॉपी कर लीजिए। आई होप आपने इसका राइट डाउन कर लिया होगा या स्नैपशॉट ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ूँ, इसे इरेज करके चलिए। अब हेडिंग लगाइए कि क्या रीजन हो सकता है कि कुछ टाइप्स ऑफ बॉडी हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है। कंडक्ट कहने का मतलब उससे चार्ज इजीली पास हो सकता है, और कुछ ऐसे टाइप्स के बॉडी होते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होते हैं, यानी वहां पे चार्ज पास नहीं करता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या बताया था कि लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी का कहीं ना कहीं कुछ लिंक हमने बताया था। तो लास्ट लेक्चर आप देख लीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि लास्ट लेक्चर थोड़ा सा लंबा था, लगभग 1.5 घंटे का था। सॉरी फॉर दैट, हमें याद नहीं था कि हम अभी ग्रेड 10 के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आप उस लेक्चर को 2 पार्टों में या 3 पार्टों में देखकर आगे बढ़ सकते हैं, पर जरूर देखना, इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। तो क्वेश्चन लगाइए, व्हाट आर द reason that somebody conduct electricity and somebody not। क्या कुछ रीजन हो सकता है कि कुछ बॉडी जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है और कुछ बॉडी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करता है। तो इसका मेन रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन somebody conduct electricity, somebody conduct electricity and somebody not conduct electricity। तो अब ये रहा बात कि फ्री इलेक्ट्रॉन किस बॉडी में होगा और किस बॉडी में नहीं होगा। यही मेन रीजन है। इन मेन रीजन के कारण ये जो कुछ बॉडी हैं वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का करता है और सम बॉडी नॉट। ठीक है, इसके कारण कुछ बॉडी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है और इसी थिंग्स के कारण कुछ बॉडी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करता है। अगर हम क्लियरली समझने की कोशिश करें तो क्लियरली हम ऐसे कह सकते हैं कि कंडक्टर हैव
free electron and insulator have not free electron. अगर हम क्लियरली समझना चाहें तो कंडक्टर के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है, वेयर एज इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करता है। यही वो कुछ रीजन है। अब रहा बात कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मैं बार बार बोल रहा हूं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है आखिर क्या? तो जैसे कि हमने बताया कि जितने भी बॉडीज हैं दैट इज कंपोज्ड ऑफ एटम, और हम जानते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं और एटम में प्रोटॉन भी रहते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है आखिर क्या? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन लगाइए, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रॉन विच इज एबल टू मूव, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन ही है, बट विच इज फ्री टू मूव। लेकिन वो जो कुछ इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री है मूव करने के लिए या इधर उधर हिलने के लिए, तो जो इधर उधर हिल सकता है दैट इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब रहा बात कि क्या हो सकता है कि अगर मैं कंडक्टर पे चार्ज दूं, और क्या हो सकता है कि जब हम नॉन कंडक्टर पे चार्ज दूं। कहने का मतलब व्हाट विल हैपन इफ आई गिव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कंडक्टर एंड इफ आई गिव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। तो क्वेश्चन से आप लगा के ऐसे समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन लगाइए, व्हाट विल हैपन इफ आई गिव चार्ज on conductor and insulator। क्या हो सकता है जब हम चार्ज देंगे कंडक्टर पे और इंसुलेटर पे? तो सिंपली है, जब हम एक्सेस ऑफ चार्ज या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे किसी कंडक्टर पे या इंसुलेटर पे, तो कंडक्टर क्या करेगा? विल अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इंसुलेटर विच डज नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सिंपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि कंडक्टर अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक चार्ज whereas insulator does not। कहने का मतलब अगर मान लो कि ये एक कंडक्टर है, ये क्या है? मान लो कि कंडक्टर है, अगर इस पे मैं चार्ज दूंगा तो क्या हो सकता है? चार्ज को बच्चों अपन लोग क्यों से डिनोट करते थे? अगर मैं इस पे चार्ज दूंगा तो चार्ज क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं मान लो कि ये इंसुलेटर है या नॉन कंडक्टर है, ये मान लो कि इंसुलेटर है, अगर मैं इस पे चार्ज दूंगा तो क्या होगा? मान लो कि हमने इस पे चार्ज क्यू डाला, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, तो इस पे जब हम चार्ज क्यू देंगे तो ये चार्ज क्या करेगा? कुछ यहीं पे कलेक्ट हो जाएगा, कुछ यहीं पे रह जाएगा, यहीं पे चार्ज रह जाएगा। या एंड चार्ज इज नॉट हैव फ्रीडम टू मूव अलोंग दिस नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। कहने का मतलब इंसुलेटर डज नॉट अलाउ टू दिस चार्ज टू मूव थ्रू देम। तो कुछ यही कंडीशन हो सकता है कि जब हम चार्ज कंडक्टर में दें और जब हम चार्ज इंसुलेटर में दें, तो ये भी कुछ कंडीशन हो सकता है। तो इस टाइप के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन क्विज वगैरह में पूछे जाते हैं, या आपका बोर्ड में भी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो चलिए इसे आप राइट डाउन कीजिए अपने नोटबुक पर, पॉज का बटन दबाकर, या स्नैपशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन लोग बढ़ते हैं
कि जो हम लोग कंडक्टर पढ़ रहे हैं ये और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर जो पढ़ रहे हैं इसका कुछ एग्जांपल से समझने की अपन कोशिश करेंगे, या व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सम कंडक्टर एंड व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ सम इंसुलेटर। तो पहले इसे आप कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा, मैं मिटा दूं क्या? चलिए, तो अब चलिए एग्जाम्पल कुछ समझते हैं कंडक्टर का और इंसुलेटर का। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए, एग्जाम्पल्स ऑफ किसका? कंडक्टर का और इंसुलेटर का। ठीक है, चलिए, तो क्या क्या एग्जांपल्स हो सकता है कंडक्टर का और इंसुलेटर का? तो देखो, कंडक्टर का एग्जांपल्स मेटल्स हो सकता है, एलॉयज हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो सकता है। अब रहा बात कि मेटल्स किसे कहते हैं, एलॉयज किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो बाय द वे यहाँ पे मैं कुछ मेटल्स का एग्जांपल्स दूंगा, एलॉयज का कुछ एग्जाम्पल दूंगा और इलेक्ट्रोलाइटिक का कुछ एग्जाम्पल दूंगा। क्यों? क्योंकि मेटल्स का बाकायदा आपके केमिस्ट्री में एक चैप्टर ही बना दिया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो मैं इस मेटल, एलॉयज और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पे आप ऑलरेडी पढ़ोगे। तो कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कंडक्टर का एग्जाम्पल्स आपका मेटल्स हो सकता है। ठीक है, मेटल एलॉयज हो सकता है, चलिए सिंपली एलॉयज लिख देते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अब रहा बात कि मेटल्स किसे कहते हैं, एलॉयज किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं उसके बारे में हम नहीं यहाँ पे पढ़ेंगे, हम इस मेटल का एग्जाम्पल्स जानने की कोशिश करेंगे। तो मेटल्स क्या क्या हो सकता है? मेटल्स आपका लाइक आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है और भी बहुत मेटल्स का मैं एग्जांपल दे सकता हूं। तो चलिए ATC, ठीक है, ये तो रहा मेटल्स का। अब एलॉयज किसे कहते हैं? तो देखो सिंपली मैं थोड़ा थोड़ा हिंट बता देना चाहता हूँ। तो एलॉयज कैसे फॉर्म होता है? तो मेटल में कुछ और इम्प्योरिटीज मिला के जब एक नए प्रोडक्ट का हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एलॉय। तो हम मेटल एलॉयज पढ़ेंगे। तो मेटल एलॉयज मीन्स मेटल में जब हम किसी और दूसरे सब्सटेंसेस को देकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज एलॉय। तो एलॉयज क्या क्या हो सकता है? एलॉयज का जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे आपका कॉन्स्टेंटन हो सकता है, कॉन्स्टेंटन हो सकता है, मैग्नीन हो सकता है, मैग्नीन हो सकता है, नाइक्रोम हो सकता है, नाइक्रोम हो सकता है, ETC। ठीक है, ये कुछ हमने एलॉयज के एग्जाम्पल्स दिए। अब रहा बात कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, या तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे समझेंगे, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जैसे NaCl का सॉल्यूशन हो गया, K2SO4 का सॉल्यूशन हो गया, ETC। ठीक है, तो ये कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, दैट मीन्स कि ये NaCl को जब हम वाटर में देंगे, NaCl को अपन लोग सॉल्ट बोलते हैं या नमक बोलते हैं, जब हम इस सोडियम क्लोराइड को वाटर में देते हैं तो क्या होगा, NaCl को जब हम वाटर में देंगे, वाटर में देते हैं तो Na+ में ब्रोक हो जाता है और Cl- में ब्रोक हो जाता है। ये हो गया एक्वस, ये हो गया एक्वस। ठीक है, Na एक्वस एंड Cl एक्वस में। तो यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फ्री आयंस। इसे क्या बोलते हैं? फ्री आयंस। तो फ्री आयंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन इज द रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बात भी याद रखना कि फ्री आयंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमने क्या बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है कि कोई बॉडी
इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है या नहीं है। सिमिलरली फ्री आयंस भी डिसाइड करता है कि वो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है या नहीं है। तो ये फ्री आयंस से भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अब चलिए, ये तो आयरन अपन लोग समझते हैं जिसे लोहा बोलते हैं, कॉपर, तांबा, सिल्वर, चांदी। तो ये इसका अपन लोग यूज अपन लोग सिंपली समझते होंगे थोड़ा बहुत। कॉपर का, तांबे का जैसे कुछ बर्तन वगैरह हो सकता है, लोहा का भी कुछ बर्तन वगैरह हो सकता है, सिल्वर का जैसे कुछ ऑर्नामेंट सब हो सकते हैं। अब ये रहा जैसे एलॉयज के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। अब रहा एलॉयज के कुछ जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, नाइक्रोम, इसका क्या उपयोग हो सकता है या इनका क्या यूज हो सकता है। तो इसका यूज आप ऐसे समझ सकते हो कि इसका यूज हम लोग जनरली हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। कहाँ पे? तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या हो सकता है? जैसे आपने आयरन वगैरह देखा होगा, तो आयरन में हीटिंग एलिमेंट के लिए इस एलॉयज का हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपने हीटर वगैरह देखा होगा, तो हीटर के लिए भी हम लोग ये करते हैं। फिर आप लोग इस एलॉयज का आप पानी में पानी को जब हम गर्म करते हैं गीजर वगैरह से, तो गीजर में भी ये एलॉयज का यूज होता है। तो दीज आर द सम्स एप्लीकेशन ऑफ दिस एलॉयज। तो दिस एलॉयज जैसे इसका यूज का क्या करते हैं, तो दिस थिंग्स, दिस एलिमेंट्स are used for heating, चलिए used for free ions था ना, heating, these elements are used for heating purpose, ठीक है। किस में? तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अब ये मत समझ लेना कि इस चीज को हम लोग यूज करते हैं हीटिंग में। जैसे आप लोग ओवन में डाल दोगे, यानी जो जनरल अपना ट्रेडिशनल ओवन था उसमें डाल दोगे, तो इसको हीट करने के लिए अपन लोग इसका यूज नहीं करते। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में हीट करने के लिए उस बॉडी को या उस एलिमेंट को हम लोग इस एलॉयज का यूज करते हैं। तो आई होप इसका भी यूज आप समझ गए होंगे, इसका भी यूज समझ गए होंगे। इसका यूज क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। तो जब आप सेल वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे मैं भी फिजिक्स में भी पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे, बट मैं फिजिक्स में भी पढ़ाऊंगा, तो डोंट वरी। तो सेल में मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या यूज होता है वहाँ पे मैं समझाऊंगा, तो डोंट वरी, अभी आप टेंशन मत लो। तो क्या हो गया एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर का कहाँ बताया? हाँ, इंसुलेटर का क्या हो सकता है, चलिए हेडिंग लगाइए। इंसुलेटर का हमने तो बताया ही नहीं, इंसुलेटर का क्या एग्जांपल्स हो सकता है। तो इंसुलेटर का एग्जांपल्स में भी आपका प्लास्टिक हो सकता है, में भी आपका ग्लास हो सकता है, में भी आपका ड्राई वुड भी हो सकता है, फिर आपका पोर्सिलिन हो सकता है, फिर आपका बेकेलाइट हो सकता है, फिर आपका माइका हो सकता है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर। तो चलिए एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं किसका, इंसुलेटर का। जैसे हमने क्या बताया, माइका। माइका समझते हैं, माइका को अपन लोग अभ्रक भी बोलते हैं, और अभ्रक का यूज आप लोग जानते होंगे, हम इसको बताने वाले नहीं हैं। बाय द वे आप केमिस्ट्री में माइका का यूज वगैरह पढ़ोगे। माइका हो सकता है, पेपर हो सकता है, ड्राई वुड हो सकता है, सूखी लकड़ी भी इंसुलेटर का एग्जाम्पल्स है। सूखी लकड़ी भी, अगर वेटेड वुड है, भींगा हुआ लकड़ी या कच्चा लकड़ी, तो दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट ड्राई वुड is the examples of insulator। बेकेलाइट हो सकता है, बेकेलाइट हो सकता है, पोर्सिलिन हो सकता है, पोर्सिलिन हो सकता है, और क्या एग्जांपल्स दे दूं, ग्लास हो सकता है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ किसका, तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर। ग्लास समझते हैं ना, जिसमें हम लोग अपना फ्रिज वगैरह या पानी पीते हैं। पोर्सिलिन बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो पोल रहता है, उसमें जब हम इलेक्ट्रिक वायर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाते हैं, तो बीच बीच में आप देखोगे कि एक डंबल साइज का रहता है, उसे हम लोग पोर्सिलिन जनरली कहते हैं। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर। तो आई थिंक कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है ये आप समझ गए होंगे, इनके कुछ एग्जांपल्स भी आप समझ गए होंगे, इनके कुछ यूज भी समझ गए होंगे। ध्यान से बारीकी से एक एक एग्जांपल्स को आप माइंड कर लेना, रिमेंबर कर लेना। तो माइका हो सकता है, पेपर हो सकता है, ड्राई वुड हो सकता है, बेकेलाइट हो सकता है, पोर्सिलिन हो सकता है, ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, रबर हो सकता है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर। एंड
कंडक्टर का क्या एग्जांपल्स हो सकता है? तो कंडक्टर का मेटल्स हो सकता है, एलॉयज हो सकता है, मेटल एलॉयज, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर। इवन दो अपना ह्यूमन बॉडी भी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इवन दो आवर बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा बॉडी भी या ह्यूमन बॉडी भी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि जब हम इलेक्ट्रिकल वायर लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर आप देखोगे कि कंडक्टिंग वायर होता है। क्या होता है? कंडक्टिंग वायर। जैसे कॉपर का वायर हो सकता है, जैसे एल्युमिनियम का वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अंदर कहने का मतलब कंडक्टिंग वायर होता है और ऊपर क्या रहता है? ऊपर अपना प्लास्टिक दे दिया रहता है ताकि कि वो कंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है पास ना करे हमारे बॉडी में। हम ऐसा कर सकते हैं कि टू प्रिवेंट द शॉक या टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन आवर बॉडी, दैट इज व्हाई वी यूज व्हाट? दैट इज व्हाई वी यूज प्लास्टिक ओवर द कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिकल वायर। तो अगर एग्जांपल्स आप समझ गए होंगे, अगर फोटो भी देखना चाहते हैं तो ये फोटो कुछ है। यहाँ पे आप देखिए कि इलेक्ट्रिकल वायर में हम अंदर क्या लगाते हैं? कंडक्टिंग वायर रहता है। तो आई होप आप इलेक्ट्रिक वायर में प्लास्टिक का ओवर कोटेड क्यों करते हैं ये भी आप यूज समझ गए होंगे। अब रहा बात कि ये तो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर क्या है, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, क्या यूज है, ये अपन लोगों ने देखा। तो अगर आप जनरली कंडक्टर का एग्जांपल्स में आप घुसेर देते हैं कि मेटल्स कंडक्टर है, तो उसी तरह आप इंसुलेटर में भी जनरली आप नॉन मेटल्स को घुसेर सकते हैं, बशर्ते कुछ एक्सेप्शन है, उसे आपको माइंड रखना पड़ेगा। तो एक कार्बन के एक फॉर्म है, क्या फॉर्म है? तो ग्रेफाइट है। एंड ग्रेफाइट इज द नॉन मेटल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो नॉन मेटल्स भी आप इंसुलेटर में बोल सकते हैं। यहाँ पे समझिए नॉन मेटल्स ETC, बट ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये तो कुछ रहा, हमने कंडक्टर और नॉन कंडक्टर का एग्जांपल दिया। अब रहा बात एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने की कोशिश करना है कि विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बेस्ट कंडक्टर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का, या कौन सा ऐसा एलिमेंट है, यानी विच इज बेस्ट कंडक्टर इन द अर्थ। तो हेडिंग लगाइए, इससे पहले आप कॉपी कर लीजिए। आई थिंक आपने इसे कॉपी कर लिया होगा, मिटा दूं क्या? चलिए। तो ना अपने माइंड में एक क्वेश्चन उठता है कि सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या है। तो चलिए हेडिंग लगाइए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड वगैरह में और क्विज वगैरह में आता है। तो चलिए हेडिंग लगाइए, विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर, विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर, विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर। तो इसका एग्जाम्पल देने से पहले हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं। बात यह है कि हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे या चार्ज को जो फॉलो कराएंगे किसी कंडक्टिंग बॉडी से या कंडक्टर से, तो हम यहाँ पे आपका क्या एग्जाम्पल हमने दिया था? हमने आपका मेटल्स दिया था, एलॉयज दिया था, फिर हमने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया था। हमने कुछ यही एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। कंडक्टर का, किसका? तो कंडक्टर का हमने कुछ ये एग्जांपल दिया था। और रहा बात कि हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो कराएंगे या पास कराएंगे वो मेनली अपना मेटल पे रहेगा। किस पे रहेगा? अपना मेनली मेटल्स पे रहेगा। किस पे? तो मेटल्स पे रहेगा। तो ध्यान रखना, हम मेटल से इलेक्ट्रिक चार्ज को पास कराएंगे। तो एग्जांपल्स यहाँ पे अगर मैं दूंगा तो कहीं ना कहीं मेटल ही होना चाहिए इसका एग्जाम्पल। तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है? विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो बेस्ट कंडक्टर क्या क्या हो सकता है। तो बेस्ट कंडक्टर आपका है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर क्या है? बेस्ट कंडक्टर है। अब क्यों है बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर, ये अपने को नहीं मालूम है। ये आप केमिस्ट्री के टीचर से कांटेक्ट करके इनका रीजन पूछ सकते हो कि कंडक्टर का बेस्ट एग्जांपल सिल्वर ही क्यों है। तो हमारे पास इनका आंसर देने के लिए हमने कुछ लॉजिक सर्च करे हैं। तो हमने स्नैपशॉट पीरियोडिक टेबल का खींचा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी वहाँ पे कुछ रीडिंग दिया गया है तो वहाँ से मैं लूँगा। बाय द वे सिल्वर क्यों है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये अपने केमिस्ट्री के टीचर से कांटेक्ट कर सकते हो या वहाँ से आप डिस्कस करके आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना कुछ लॉजिक अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देना चाहूँगा। तो चलिए हम पीरियोडिक टेबल को जब हम फॉलो करते हैं तो ग्रुप 11 को जब हम देखते हैं, ग्रुप 11 या 1B को जब हम देखते हैं तो इसमें आपका क्या क्या दिया गया है? इसमें आपको कॉपर मिलेगा, इसमें आपको सिल्वर मिलेगा, इसमें आपको गोल्ड मिलेगा। ठीक है, कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर को Ag से रिप्रेजेंट करते हैं एंड गोल्ड को Au से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करा, सिल्वर को Ag से रिप्रेजेंट करा, गोल्ड को Ao से रिप्रेजेंट करा। इसका एटॉमिक वेट है, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर है आपका 29, इसका आपका 47 और इनका आपका 79 है। तो चलिए मैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग रीडिंग में डालता हूँ, क्या किनका है वो रीडिंग में डालता हूँ। तो एटॉमिक नंबर इनका है, एटॉमिक नंबर कॉपर का 29, रेडियस है एटॉमिक रेडियस, ये जो कॉपर एटम है इनका रेडियस आपका 8.96 एंगस्ट्रॉम, रेडियस आपका है 8.96। इनका सॉरी ये इनका डेंसिटी है, इस कॉपर का डेंसिटी आपका दिया गया है 8.96। इस कॉपर ये जो एटम है इनका रेडियस आपका दिया गया है 128 एंगस्ट्रॉम। फिर इनका मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है, फिर इनका बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। मेल्टिंग पॉइंट है आपका 1083, बॉइलिंग पॉइंट इनका दिया गया है 2567। अब क्या है मेल्टिंग पॉइंट, क्या है बॉइलिंग पॉइंट, केमिस्ट्री से आप ये जानते होंगे। फिर इनका एटॉमिक वेट आपका दिया गया है, एटॉमिक वेट 63.54। इनका इलेक्ट्रो आपको दिया गया है 1.95। फिर इनका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आपका दिया है 745.4। इनका ऑक्सीडेशन दिया गया है +1 और +2 कॉपर का। सिमिलरली मैं सिल्वर का और गोल्ड का भी लिख देता हूं। तो ये हमने कुछ रीडिंग डाले हैं, हमने ये रीडिंग आपका पीरियोडिक टेबल से उठाया है। तो ये तो रीडिंग रहा।
अब जब इसका आप इस एटम का, कॉपर का, फिर सिल्वर का, फिर गोल्ड का, जब आप एटॉमिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करोगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका आता है 3d10 4s1, इनका आता है 4d10 5s1, इनका आता है आपका 4f14 5d10 6s1। तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह आप नहीं जानोगे, ये आप जब 12th में जाओगे या ये आप जब +2 लेवल पे जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ोगे आगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। बट जब आप, तो कहने का मतलब जब सारे एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, देन व्हाई दिस सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, व्हाई दिस सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। जब ही ये तीनों के तीनों एलिमेंट एक ही ग्रुप में है, तीनों का तीनों कन्फिग्रेशन में देखते हो 4s1 5s1 6s1, तीनों में यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग एक एक इलेक्ट्रॉन इनका है। तो क्या रीज़न है कि ये सिल्वर बेस्ट एग्जाम्पल है, किसका? तो कंडक्टर का। तो आप जरा इस पर गौर कीजिए, ये इलेक्ट्रो पर गौर कीजिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पे गौर कीजिए और इन ऑक्सीडेशन पे गौर कीजिए। जरा इस 3 रीडिंग पर जरा आप गौर कीजिए। एटॉमिक नंबर से कोई लेना देना नहीं है, डेंसिटी से भी कुछ लेना देना नहीं है, रेडियस से भी कुछ लेना देना नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से भी कुछ लेना देना नहीं है। जरा इन 3 रीडिंग से आप क्या कंक्लूजन आपसे निकल रहा है कि आप देख रहे हो कि सिल्वर का जो इलेक्ट्रो है वो देखो इनसे छोटा और इनसे छोटा है। कहने का मतलब कॉपर से भी सिल्वर का इलेक्ट्रो छोटा है और इनसे भी इनका छोटा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, या वीडियो हमने बना रखे हैं तो वहाँ पे भी देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज 12th क्लासेस का सर्च करना। तो वहाँ पे हमने आपको बताया है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, यानी चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएट होता है, बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो जब इनका चार्ज, कहने का मतलब देखो इनका चार्ज, इलेक्ट्रॉन मींस चार्ज, तो इनका चार्ज जब बड़ा है, इनका चार्ज छोटा है, इनका चार्ज क्या है, इससे बड़ा है, और इससे बड़ा ये चार्ज है और इससे छोटा ये है, यानी इन तीनों में जब चार्ज का वैल्यू छोटा है जब सिल्वर का, तो कहीं ना कहीं इसका मास भी छोटा होगा इनके कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में। तो इस प्रॉपर्टी से क्या आपको पता चलता है? तो इस प्रॉपर्टी से यही पता चलता है कि चार्ज जब एसोसिएट करता है मास के साथ तो इसका चार्ज इजी वे में ट्रांसफर हो सकता है। कैसे? तो समझने की कोशिश करना। कोई 1 kg का बॉडी है, एग्जाम्पल से समझो, और कोई 2 kg का बॉडी है और कोई 3 kg का बॉडी है, इस पर भी मान लो कुछ चार्ज है, उस पर भी कुछ मान लो चार्ज है, उस पर भी कुछ मान लो चार्ज है। तो आप इजी वे में किसको पुल या पुश कर सकते हो? तो डेफिनेटली जो लाइटर वेट होगा उसको आप इजी वे में पुश कर सकते हो। तो जब चार्ज छोटा है तो डेफिनेटली इसका मास भी कुछ छोटा ही होगा, इसका मास भी कुछ छोटा ही होगा, इसका मास भी कुछ छोटा ही होगा। तो कहने का मतलब कि इसको हम इजी वे में पुल या पुश कर सकते हैं। तो ये जो एलिमेंट है ये इलेक्ट्रिक चार्ज को इजी वे में पुल या पुश कर सकता है, या इसमें इलेक्ट्रॉन इजी वे में पुल या पुश हो सकता है, या इसमें फ्लो हो सकता है। एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन देखो कि इनका आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है। कॉपर का आयोनाइजेशन एनर्जी देखो कि 745 है, और इनका देखो आयोनाइजेशन एनर्जी 731 है, और इनका आयोनाइजेशन 890 है। कहने का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी देखो सिल्वर का इससे भी छोटा और इससे भी छोटा है। आयोनाइजेशन एनर्जी कहने का मतलब इसको आयोनाइज करने के लिए बस इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। लेमैन के लैंग्वेज में समझिए, अगर मान लो कि 731 जूल अगर हम इस एटम या इस एलिमेंट को देते हैं तो ये एलिमेंट आयोनाइज हो जाता है, बट इसको हमको क्या चाहिए, 745 जूल का एनर्जी चाहिए। इसमें हमें कितना चाहिए, 890 जूल का हमें एनर्जी चाहिए। तो कहने का मतलब कम एनर्जी डालने से भी ये
इलेक्ट्रिक फ्लो होने लगता है या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होने लगता है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से भी आप ऐसे समझ सकते हो। अब देखिए ऑक्सीडेशन से, इनका ऑक्सीडेशन 1 है और 2 है, इनका 1 और 3 है, जबकि इनका ऑक्सीडेशन एनर्जी 1 है। कहने का मतलब ये हुआ ऑक्सीडेशन कि ये 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 और 3 भी लूज कर सकता है, बट ये अपना एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है। आप ऐसे एग्जांपल से समझो, एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, तीसरा पर्सन है। तो पर्सन 1 ₹1 भी दे सकता है, ₹2 भी दे सकता है। अगर मांगू तब, अगर उनसे मैं डिमांड करूं तो ₹1 भी दे सकता है, ₹2 भी दे सकता है। सिमिलरली पर्सन 2 है, वो ₹1 ही दे सकता है। और ये जो है क्या, तो गोल्ड है, और ये जो अपना थर्ड एलिमेंट है, ये ₹1 भी दे सकता है और ₹3 भी दे सकता है। तो अगर मान लो कि उसको तीनों को कंगाल होना है, तो कौन बेस्ट पर्सन है कि सबसे पहले कंगाल हो सकता है? तो डेफिनेटली ये सिल्वर वाला जो एक दूसरा बंदा है, जो जिसके पास ₹1 है, वो पहले देकर कंगाल हो सकता है। तो कहने का मतलब इससे भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि सिल्वर इज द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर। बाय द वे, ये हमने कुछ लॉजिक दिया है, आप केमिस्ट्री के टीचर से पूछ लेना कि व्हाई सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आपको देखो, इसमें कंपैरिजन करोगे तो कॉपर बेस्ट एग्जांपल है, दूसरा नंबर ये है। तब अब रहा एक क्वेश्चन कि जब सिल्वर बेस्ट एग्जाम्पल है कंडक्टर का, तब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में सिल्वर का क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्यों, और हम क्यों कॉपर का यूज़ करते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि कॉपर थोड़ा सा चीप होता है एज कंपेयर टू सिल्वर, सिल्वर थोड़ा कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो इसीलिए सिल्वर का यूज़ हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग में नहीं करते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं। फिर एल्युमिनियम का भी देखोगे तो एल्युमिनियम कॉपर से भी थोड़ा चीप होता है, तो देखोगे कि कॉपर वायर थोड़ा सा कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम वायर। तो ये कुछ रीज़न है। तो चलिए, इसे आप जो भी कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए। इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, क्या, तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो जो भी कॉपी करना है कर लीजिए, इसे मैं इरेज करूंगा, मिटा दूं क्या? चलिए, तो अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो हेडिंग लगाइए, पोटेंशियल डिफरेंस एंड सिंपली पोटेंशियल। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो इलेक्ट्रिक सिंपली अपन लोग एडॉप्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ये अपन लोग समझेंगे। पोटेंशियल का कंसेप्ट अपन लोग समझेंगे। अब अपन लोग तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वो अपन लोग तो समझेंगे। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो। क्या रीजन है या क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराता है? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो। क्वेश्चन कुछ हमने लिख दिया है, क्वेश्चन क्या है फिर से समझने की कोशिश करना। क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराता है, या क्या रीजन हो सकता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराता है? तो हम यहाँ पे जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज द थिंग्स व्हिच रिस्पॉन्स टू फ्लो द इलेक्ट्रिक चार्ज, अब कैसे, तो समझने की कोशिश करना। हम आपको एक एग्जांपल से समझाएंगे। क्या एग्जांपल से? तो लेट अस फर्स्ट कंसीडर वाटर से अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप पिक्चोरिकली समझने की कोशिश करो कि मान लो कि ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब को हॉरिजॉन्टली हमने प्लेस करा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली प्लेस करा है। इसमें मान लो कि पानी है, ये परफेक्टली अभी ये ट्यूब अपना क्या है, हॉरिजॉन्टल पे हमने प्लेस करा है परफेक्टली। तो आप ये देखोगे कि ये पानी इधर आपको
फ्लो करता हुआ नहीं दिखाएगा, ना ही इधर फ्लो करता हुआ आपको दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्यों नहीं दिखाई देगा? बिकॉज देयर इज अ नो प्रेशर डिफरेंस, बिकॉज देयर इज अ नो प्रेशर डिफरेंस। अगर मान लो कि इसी को हम यहां से एक टैंक, इस ट्यूब का एक एंड को हमने एक टैंक से हमने जोड़ दिया है मान लो, और इस टैंक में मान लो वाटर है, तो अब देखोगे कि ये पानी फ्लो करने लगेगा। अब देखोगे कि ये पानी फ्लो करने लगेगा। क्यों फ्लो करने लगेगा? क्योंकि अब देखो प्रेशर डिफरेंस एराइज हो जाता। अब प्रेशर डिफरेंस कैसे एराइज होता है, तो ये समझने की कोशिश करना कि प्रेशर डिफरेंस एराइज होता है ड्यू टू वेट ऑफ hair, and due to weight of hair is difference या imbalance, that is why this water flow from this end of tube, इसीलिए ये वाटर इस एंड ऑफ ट्यूब से पानी बहता है। अब आप बोलोगे कि हमें इस पिक्चर से समझ में नहीं आता, हमें थोड़ा अच्छी पिक्चर से या अच्छा एग्जांपल से समझाओ। तो मैं चाहूंगा कि इस पिक्चर से आप डेफिनेटली समझ जाओगे। क्या? तो देखो एक हमने ट्यूब लिया, ठीक है, हमने एक ट्यूब लिया है। इस ट्यूब में मान लो कि यहां तक पानी है, इस ट्यूब में मान लो कि यहां तक पानी है, मान लो यहां तक अभी पानी है। एक और ट्यूब लिया, मान लो कि एक और ट्यूब लिया, इसमें मान लो कि फिलहाल अभी इतना ही तक पानी है, फिलहाल मान लो कि इतना ही तक पानी है। हमने क्या करा है, तो हमने यहां से इस ट्यूब को जरा कनेक्ट कर दिया। हमने क्या करा है, इस ट्यूब से इस ट्यूब में कट करके जरा कनेक्ट कर दिया। तो आप क्या देखोगे कि पानी इसमें से फ्लो होना स्टार्ट होगा और इसमें कलेक्ट होना लगेगा। क्यों पानी कलेक्ट होने लगेगा? तो आप बोलोगे कि ये ट्यूब या ये जो बीकर है या ये जो गिलास है या ये जो भी कुछ है, ये थोड़ा हमें बड़ा दिखाई देता है एज कंपेयर टू दिस, दैट इज वाई ये वाटर थोड़ा फ्लो होके इसमें आना स्टार्ट करेगा। नहीं, ऐसा रीजन नहीं है। अब बोलो कि हाँ ऐसा ही रीजन है, तो हम एक और एग्जांपल से आपको थोड़ा रूबरू कराना चाहते हैं कि मान लो कि इस बार हमने छोटा सा ट्यूब लिया या पतला ट्यूब लिया, ठीक है, इसमें मान लो कि अभी इतना पानी है, ठीक है, यहां तक पानी भरा हुआ है। इस बार मान लो कि हमने बड़ा ट्यूब लिया है, इस बार हमने बड़ा ट्यूब इधर लिया है और इसमें पानी कुछ इतना ही है, इसमें पानी कुछ इतना ही है। इसको जब आप थोड़ा सा कनेक्ट कर देते हो तो इस बार भी आप देखोगे कि इसमें कम पानी है एज कंपेयर टू यहाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टंकी है और ये छोटा सा टंकी है। इसके बावजूद भी देखोगे कि इसमें पानी कम है इसके पानी के कंपैरिजन, बट फिर भी आप देखोगे कि यहाँ से पानी इसमें फ्लो होता है, इसमें फ्लो होता है, इसमें फ्लो होता है। क्यों पानी फ्लो होता है? तो इसका एक्चुअल रीजन है, एक्चुअल रीजन क्या है? तो देखो यहाँ का पानी का हाइट देखो कुछ यहाँ है और इसका पानी का हाइट देखो कुछ यहाँ है। तो आप क्या देख रहे हो? देयर इज अ डिफरेंस। क्या चीज का? क्या देख रहे हो? देयर इज अ डिफरेंस। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे हाइट का डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ से पानी फ्लो करते हुए इसमें जाता है। यहाँ पे भी देखो कि क्या है, यहाँ पे भी देखो इनका हाइट ये है और इनका हाइट कुछ ये है। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? यहाँ पे भी आपको हाइट का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब जब हाइट हुआ तो प्रेशर ऑब्वियसली हो जाएगा। तो इसी प्रेशर डिफरेंस से ये वाटर इस बीकर से इस बीकर में जाता है या इस बीकर से इस बीकर में कुछ फ्लो होता है वाटर का। तो अगर आप इस एग्जांपल से समझ गए तो ठीक है, नहीं तो एक और एग्जांपल मैं समझाना चाहूँगा। क्या? तो आपने 9th क्लास में ऑलरेडी हीट के बारे में पढ़ा होगा। हीट क्या है? तो हीट वहाँ पे आप पढ़ा होगा कि हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। ऑब्वियसली जब आप हायर क्लासेज में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि लो टेम्परेचर से भी हाई टेम्परेचर में हम हीट को फ्लो कराते हैं। तो ये सब आपका 10th बेसिस के लिए नहीं है, ये अपर क्लासेस के लिए है। तो जनरली होता क्या है, ये एक मान लो बॉडी है, कौन सा बॉडी? हॉट बॉडी है। एक कोल्ड बॉडी ये है, कोल्ड बॉडी ये है। तो
तो इस कोल्ड बॉडी को मान लो यहाँ पे हम लाते हैं तो देखते हैं कि टेम्परेचर इसमें फ्लो होने लगता है, यानी हाई टेम्परेचर बॉडी से हीट फ्लो होता है कोल्ड टेम्परेचर बॉडी में, या कोल्ड टेम्परेचर है और इसको हम यहाँ पे एक बॉडी को लाते हैं तो थोड़ा सा ये जो कोल्ड का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी इसमें फ्लो हो जाता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है, दैट इज व्हाई टेम्परेचर फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, टेम्परेचर फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिफरेंस के कारण कुछ चीज फ्लो होता है, कुछ भी चीज वो डिफरेंस के कारण ही फ्लो होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक के कंसेप्ट में पढ़ेंगे तो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? अगर हम इलेक्ट्रिक के कंसेप्ट में पढ़ेंगे तो ये यहाँ पे हाइट डिफरेंस के कारण ये पानी फ्लो हुआ, तो अगर हम इलेक्ट्रिक के कंसेप्ट में पढ़ेंगे तो इसी प्रेशर डिफरेंस को या इसी प्रेशर डिफरेंस को अपन लोग क्या बोलते हैं? अपन लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो चलिए कुछ फोटो वगैरह छापना है तो छापिए, अपन लोग थ्योरेटिकली जो भी हमने बताया है उसे हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। तो आई होप फोटो आपने छाप लिया होगा। आगे बढ़ूँ इरेज करके, चलिए। इसके बाद में और भी फोटो से समझाने की कोशिश करूंगा, पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए लैंग्वेज में। तो नाउ जो हमने आपको ओरली समझाया था उसको हमने रिटन फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दिया है। क्या लिखा है? तो लेट अस कंसीडर द एनालॉजी ऑफ वाटर के कंसेप्ट को हमने यहाँ पर अप्लाई करा है। जैसे हमने क्या बताया कि चार्ज डू नॉट फ्लो इन द मेटल वायर बाय देमसेल्फ, जैसे कि वाटर इज परफेक्टली हॉरिजेंटली ट्यूब डज नॉट फ्लो। जैसे कि हमने क्या बताया कि एक परफेक्टली हॉरिजेंटल में जब हम एक वाटर ट्यूब को डालते हैं या रखते हैं तो वाटर फ्लो नहीं करता। सिमिलरली इन मेटल वायर से चार्ज फ्लो नहीं करता है। ठीक है, अगर हम जैसे ही वाटर ट्यूब का एक एंड हम कनेक्ट कर देते हैं, एक एंड हम कनेक्ट कर देते हैं एक टैंक से, हम टैंक से कनेक्ट कर देते हैं और वो टैंक को हम हायर लेवल पर पुट कर देते हैं, हायर लेवल पर रख देते हैं, सच दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, जिससे कि प्रेशर डिफरेंस एराइज हो जाता है। एंड दिस प्रेशर डिफरेंस along the metal is called as what? तो पोटेंशियल डिफरेंस। जिस तरह प्रेशर डिफरेंस के कारण ये वाटर फ्रॉम वन ट्यूब से दूसरे ट्यूब में वाटर फ्लो होता है। सिमिलरली यहाँ पे हमने एक पतला बीकर या ट्यूब बनाया, यहाँ पे हमने बड़ा ट्यूब बनाया। अगर मान लो कि इसमें 2 लीटर वाटर है, इसमें मान लो 5 लीटर वाटर है, स्टिल इस 2 लीटर वाटर से इस 5 लीटर वाटर वाले टैंक में पानी फ्लो होगा ड्यू टू डिफरेंस। ड्यू टू व्हाट डिफरेंस? तो हाइट डिफरेंस या प्रेशर डिफरेंस। एंड दिस प्रेशर डिफरेंस अगर जब हम इलेक्ट्रिक कंसेप्ट में पढ़ते हैं तो इस प्रेशर डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने कुछ फिगर से यही समझाया है। तो वाटर कहाँ से फ्लो होता है? तो ड्यू टू हाइट डिफरेंस वाटर फ्लो फ्रॉम ट्यूब ए टू ट्यूब बी। देखो ये ट्यूब ए है, ये ट्यूब बी है, तो इस हाइट के डिफरेंस के चलते वाटर ट्यूब ए से वाटर ट्यूब बी में फ्लो करता है, वाटर ट्यूब ए से वाटर ट्यूब में फ्लो करता है। तो आई होप यहाँ पे जो भी समझाया गया है आप समझ गए होंगे। तो इसका स्नैपशॉट लीजिए। तो इसके बाद अपन लोग एक और कंसेप्ट पे चलेंगे, पंप, और मैं थोड़ा सा बैटरी के बारे में नॉलेज देना चाहता हूँ। तो हालांकि पंप के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको 9th क्लास से मिला होगा। तो चलिए जो भी छापना है छापिए, हम आगे बढ़ते हैं। शुड आई इरेज दिस ऑल थिंग्स? मिटा दूं मैं क्या? चलिए। तो अब चलिए एक और लॉजिक की तरफ अपन लोग बढ़ेंगे और उसे अपन लोग समझेंगे। तो लॉजिक क्या है जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लो कि हमने एक ट्यूब बनाया है, मान लो कि दिस वन इज ट्यूब, एंड हमने यहाँ पर क्या करा है, मान लो
कि कुछ पानी यहाँ पर रख दिया है, यहाँ पर पानी कुछ रख दिया है। तो देखो ये पानी क्या करेगा, ये पानी मान लो थोड़ा सा इसे हल्का सा टिल्ट अगर हम करते हैं या थोड़ा सा डिफरेंस अगर हम हाइट का डिफरेंस देखते हैं तो ये पानी क्या करेगा, यहाँ से तो फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा और इसके बाद पानी फ्लो हो जाएगा, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा और इसके बाद वो ऊपर नहीं जा पाएगा। क्योंकि हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी चीज़ फ्लो तब करता है, कब करता है, तो जब उनका डिफरेंस हो। तो यहाँ पे भी तो डिफरेंस है, देखो यहाँ हाइट ये है और यहाँ हाइट ये है, यहाँ पे भी तो डिफरेंस है, बट यहाँ पे ये पानी फ्लो नहीं करेगा। क्यों पानी नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि ये लो हाइट पे पानी है और ये हाई हाइट पे पानी है। तो इस पानी को कंटिन्यूअसली फ्लो कराने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं। कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं, तो हम लोग वाटर पंप का यूज करते हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं, वाटर पंप। वाटर पंप का काम क्या है, तो वाटर पंप का काम है टू फ्लो कंटिन्यूअसली वाटर को फ्लो कराने के लिए हम लोग वाटर पंप का यूज करते हैं। तो ये मशीन या ये डिवाइस क्या है, तो ये मशीन या डिवाइस का काम ये है कि ये वाटर को इस लोअर हाइट लेवल से भी ये हायर हाइट लेवल पर पानी को वो फ्लो करा देता है। तो दिस गिव्स द एनर्जी टू दिस वाटर टू फ्लो फ्रॉम लोअर हाइट टू हायर हाइट। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एक सर्किट बना रहे हैं, हालांकि अभी आप सर्किट के बारे में नहीं जानोगे, इस सर्किट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप ये समझो कि यहाँ पर मान लो कि हमने बल्ब लगा दिया, ठीक है, और बल्ब को हमें कंटिन्यूअसली जलाना है। तो बल्ब को हमें कंटिन्यूअसली जलाना है। तो ये बल्ब कैसे कंटिन्यूअसली जलेगा, जिस तरह यहाँ पे चार्ज को कंटिन्यूअसली फ्लो कराने के लिए आपने क्या यूज करा, वाटर पंप यूज करा। इसी तरह इस बल्ब को जलाने के लिए आपको किसी ना किसी वे में चार्ज को कंटिन्यूअसली फ्लो कराना होगा। तो मान लो कि अगर हम यहाँ पे चार्ज अगर मान लो दे देते हैं, मान लो यहाँ पे चार्ज दे देते हैं एक चार्ज, तो आएगा इसे जला देगा, फिर वो बंद हो जाएगा, तो फिर ये यहीं तक जलेगा, फिर वो बंद हो जाएगा। तो इस चार्ज को कंटिन्यूअसली मूव कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, तो प्रेशर डिफरेंस कंटिन्यूअसली क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक डिवाइस का हम लोग यूज करेंगे। तो ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, तो एक टर्मिनल ये बड़ा है और एक टर्मिनल छोटा है। तो इसे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसे हम लोग निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। कहने का मतलब यहाँ से तो यहाँ तक चार्ज इजी वे में जाएगा, क्योंकि ये हाई हाइट से लो हाइट तक जाता है। वाटर के केस में आप समझो, कहने का मतलब हाई पोटेंशियल से तो ये चार्ज फ्लो करता है, बट यहाँ से ये लो पोटेंशियल से फिर हाई पोटेंशियल में कैसे जाएगा। तो इसको प्रोवाइड करने के लिए ये हमने अप्लाई करा है डिवाइस को, और इस डिवाइस को अपन लोग क्या बोलते हैं, तो इस डिवाइस को अपन लोग सेल या बैटरी कहते हैं, ठीक है, सेल या बैटरी कहते हैं। यानी सेल और बैटरी का काम क्या है, सेल और बैटरी का काम है टू फ्लो द चार्ज कंटिन्यूअसली, वी नीड सेल और बैटरी। आगे चल के आप पढ़ोगे कि सेल और बैटरी में भी डिफरेंस है, ये अलग अलग वर्ड है। फिलहाल आप समझो कि इस प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए या इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हमने क्या अप्लाई करा है, हमने सेल या बैटरी को अप्लाई करा है। तो सेल का काम क्या है, सेल या बैटरी का काम है to maintain potential difference। कहने का मतलब सेल और बैटरी का क्या काम है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। और जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज ऑब्वियसली फ्लो करेगा ही, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस हम किस में यूज करते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक में यूज करते हैं। जिस तरह हम हाइट कब होगा, तो जिस तरह हम प्रेशर हाइट अपन लोग वाटर में यूज करते थे, तो जब डिफरेंस होता है तभी वाटर फ्लो करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जब डिफरेंस होगा क्या चीज़ का, तो पोटेंशियल का, तभी चार्ज फ्लो होगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए अपने लोग क्या अप्लाई करते हैं, अपने लोग सेल या बैटरी को अप्लाई करते हैं।
तो याद रखना इस वर्ड को भी, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन बराबर क्विज वगैरह में या बोर्ड वगैरह में ऑब्जेक्टिव टाइप या वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसे मैं इरेज कर दूं क्या? चलिए, ये अभी याद रखना कि ये जो बड़ा डंडा है इसे अपन लोग हायर पोटेंशियल बोलते हैं, और इसे अपन लोग, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव होगा, इसे अपन लोग लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। ये छोटी डंडा को अपन लोग लोअर पोटेंशियल और इस बड़ी डंडा को अपन लोग हायर पोटेंशियल बोलते हैं, यानी दिस इज हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। ये क्या है? लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो जो भी आपको इसमें छापना है छाप सकते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया। अब अपन लोग एक्चुअली में डिफिनीशन देखेंगे कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब अपन लोग इसका एक्चुअल डिफिनीशन देखेंगे। तो चलिए पहले इसे आप कॉपी कर लीजिए। आई थिंक आपने इसका कॉपी कर लिया होगा, तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूं। तो अब चलिए अपन लोग ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग लगाइए, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को अपन लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। तो मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, मान लेते हैं इनका नाम हमने ए दे दिया, ठीक है, और एक पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं, मान लेते हैं कि ये पॉइंट बी है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट ए है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा। क्या टर्मिनोलॉजी है? तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बारे में मैं आपको समझाना चाहूँगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या है? तो पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, यूनिट का क्या मतलब होता है? 1, तो हमने 1 दिया। और चार्ज का क्या मतलब होता है? चार्ज, जिसे अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उन क्यू का यूनिट क्या होता है? तो सी होता है। तो कहने का मतलब 1 कूलम चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। 1 कूलम चार्ज को ही अपन लोग क्या बोलते हैं? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एसआई यूनिट में मैं बात कर रहा हूँ, या एसआई स्टैंडर्ड में मैं बात कर रहा हूँ। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाया, यहाँ पे हमने क्या लाया? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाया। ध्यान से सुना, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाने में हमने जो काम करा है, हमने जो वर्क करा है, उसी वर्क को अपन लोग क्या बोलते हैं? उसी वर्क को अपन लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो यानी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू पॉइंट बी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो भी हमने काम करा है, हमने क्या काम करा है? जो भी यहाँ पे काम करा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हेयर टू हेयर, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज, कौन सा चार्ज? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज from A to B, from A to B, from A to B क्या कहलाता है? ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, called as पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से ध्यान से सुना, हमने जो भी काम करा है, एक यूनिट चार्ज को इस जगह से इस जगह ले जाने में जो भी काम करा है, उसी काम को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये कुछ इसका पोटेंशियल डिफरेंस का, तो ये कुछ पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन हुआ। अब इस डिफिनीशन को मैथमेटिकली अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो मैथमेटिकली कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मान लो कि इस पॉइंट पे
इसका कुछ पोटेंशियल होगा। तो हमने मान लिया कि इनका पोटेंशियल VA होगा, ठीक है, और इनका पोटेंशियल क्या होगा, तो हमने मान लिया कि VB होगा। अब ध्यान से देखना, तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो कहीं डिफरेंस कैसे होता है, तो डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अब इसे ऐसे आप समझो कि मान लो कि A पॉइंट से आप B पॉइंट पर गए हो, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट करा है, यहाँ पर मान लो पहुँचते पहुँचते आप यहाँ पर जब आप पहुँच गए तो 3 किलोमीटर मान लो कि आपने ट्रेवल करा है, 3 किलोमीटर ट्रेवल करा है। तो यानी कहने मतलब इनका डिफरेंस क्या हुआ, इनका डिफरेंस 3 किलोमीटर हुआ। तो 3 कैसे होगा, तो यहाँ पे 0 किलोमीटर, यहाँ पे आप पहुंचे तो 3 किलोमीटर, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस थिंग्स, तो दिस माइनस दिस, तो क्या होगा मैथमेटिकली हम लोग ऐसे कह सकते हैं क्या, VB माइनस VA इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो हमने वर्क डन कहाँ से कहाँ चार्ज को ले गए हैं, तो वर्क डन हम किए हैं यहाँ से यहाँ ले जाने में, तो क्या है A पॉइंट से ले जाने में कहाँ तक, तो B पॉइंट तक ले जाने में। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम A टू पॉइंट B किसको ले गए हैं, तो 1 कूलम चार्ज को ले गए हैं, तो 1 कूलम चार्ज को ले गए हैं, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को ले गए। तो मान लीजिए अगर मैं इसे Q से रिप्रेजेंट करता हूं, तो Q क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q डाल सकते हैं क्या, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा VB माइनस VA इक्वल टू WA टू B इंटू यूनिट चार्ज। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, ये क्या हो गया उसका डिफिनीशन, ये डिफिनीशन का ही मैथमेटिकल ये फॉर्म है, ये क्या है डिफिनीशन का ही मैथमेटिकल फॉर्म या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये याद रखना, जो जैसे हमने बताया है उसको आप वैसे ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, याद रखना फिर से, जैसे हमने बताया वैसे ही करना है। फाइनल माइनस इनिशियल, VB यानी यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, कहाँ से कहाँ काम कर रहे हैं, तो जो काम कर रहे हैं यहाँ से ले जाने में यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किसको ले गया है, तो इसको हमने ले गया है। तो वर्क डन फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, तो वर्क डन फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक किसको ले गया है, तो 1 कूलम चार्ज को ले गया है, जिसे हमने Q से अभी मान लो रिप्रेजेंट करा। तो VB माइनस VA इक्वल टू WA टू B अपॉन Q। अगर ध्यान दो, एक पॉइंट M है और एक पॉइंट N है, एक हमने पॉइंट M को माना है और एक पॉइंट हमने N को माना है, ठीक है, और हमने मान लो कि यहाँ पर Q चार्ज को दिया है, यहाँ को Q चार्ज को दिया है, तो हमें यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो इस Q चार्ज को इस N पॉइंट से M पॉइंट पर ले जाने में जो भी आप काम करोगे दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, तो दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होगा VM फाइनल ये है ना, तो फाइनल VM माइनस VN इक्वल टू यहाँ पे जो भी आपने वर्क डन करा है, तो वर्क डन कहाँ से कहाँ ले गए हैं, तो N से आप M पर ले गए हैं, किसको ले गए हैं, तो इस Q चार्ज को ले गए हैं। तो VM माइनस VN इक्वल टू क्या हो जाएगा, WN टू M बाय Q। तो दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, अब रहा बात कि ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा, जैसे सारे फिजिकल क्वांटिटी का कुछ यूनिट होता है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा। तो चलिए कोई भी फार्मूला उठा लीजिए, यही उठाना है या वो उठाना, कुछ भी उठा लीजिए। तो मान लीजिए ये हम उठा लेते हैं, तो VB माइनस VA, तो ध्यान से देखना, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो ध्यान से देखो, इसके क्या बोलते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस WA टू B, और W का यूनिट क्या होता है, तो W का यूनिट आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, यानी वर्क का यूनिट जूल होता है, यानी जूल, और चार्ज का क्या यूनिट होता है, तो हमने आपको लेक्चर 2 में आपको समझाया था कि चार्ज का यूनिट कूलम होता है, यानी जूल कूलम। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का क्या यूनिट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को PD से रिप्रेजेंट करता हूं, तो PD का यूनिट क्या होगा, देखो जूल कूलम क्या होगा, जूल
कूलम। क्या होगा? जूल कूलम। और इस जूल कूलम को बच्चों अपन लोग एक नया टर्म नाम दे देते हैं, इसका एक नया नाम दे देते हैं। और इस जूल कूलम को क्या नया नाम दे देते हैं? तो इसको अपन लोग बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। हमने एक नया नाम दे दिया, वोल्ट। तो वोल्ट, ये वोल्ट क्यों पड़ा? तो ये एक इटालियन फिजिस्ट थे जिनके नेम के ऑनर पर ये वोल्ट रखा गया है। दिस नेम इज केप्ट ऑन द ऑनर ऑफ दिस वोल्ट, नेम is kept on the honor of Italian physicist Alessandro Volta। तो इनके नेम के ऑनर पर ही ये वोल्ट यहाँ पे रखा गया। तो ये एक्चुअली में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन हमने बता दिया, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन बताया है। अब चलिए, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज 1 वोल्ट या डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट कैसे होगा? तो कहने का मतलब इनका वैल्यू 1 कब होगा? तो इनका वैल्यू 1 तभी होगा जब इनका वैल्यू और इनका वैल्यू 1 हो। कहने का मतलब 1 वोल्ट क्या हो सकता है? तो 1 वोल्ट, ध्यान से सुना, 1 वोल्ट क्या हो सकता है? यानी इसका 1 वैल्यू कब हो सकता है? तो इसका वैल्यू 1 तभी हो सकता है जब इसका वैल्यू 1 हो और इसका वैल्यू 1 हो। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब इफ 1 जूल वर्क इज डन, 1 जूल वर्क इज डन to bringing the charge from point A to point B if 1 coulomb is charged. If 1 joule is work is done in 1 coulomb charge. सिंपली हम उतना लैंग्वेज में नहीं गए ड्यू टू स्पेस। तो आप सिंपली ये समझो कि अगर हम 1 जूल वर्क 1 कूलम चार्ज को ले जाने में करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का पूछ लिया जाता है। तो मेरे पास तो स्पेस नहीं है। आई थिंक यहाँ पे जो भी हमने समझाया है अच्छी तरीके से आप इसे याद रखना। तो चलिए, जो भी यहाँ पे है इसे आप कॉपी कर लीजिए। आई थिंक आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। मैं इसे इरेज कर दूं क्या? चलिए, अब चलिए अपन लोग एक न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। क्या हमने पढ़ा है उसको यूज करते हुए कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, एक क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए। क्या? तो फाइंड द वर्क डन आपको वर्क डन फाइंड करना है। और हाँ, एक बात यहाँ पे आप ध्यान देना कि यहाँ पे जो हम वर्क डन पढ़ रहे हैं या वर्क पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली में आपका इलेक्ट्रिकल वर्क है। आपने जो 9th क्लास में जो वर्क पढ़ा होगा दैट वाज क्या? तो दैट वाज मैकेनिकल वर्क। तो मैकेनिकल वर्क का क्या फार्मूला होता है? तो मैकेनिकल वर्क का आपका फार्मूला आपने पढ़ा होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F इनटू D पढ़ा होगा। जबकि आपने इलेक्ट्रिकल वर्क डन का क्या फार्मूला पढ़ा? तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फार्मूला पढ़ा यानी VB माइनस VA इंटू क्या पढ़ा? तो इंटू चार्ज पढ़ा। यही पढ़ा ना? बिल्कुल ठीक। इस वर्क डन में और इस वर्क डन में थोड़ा बहुत अंतर आप समझ रहे होंगे। तो चलिए, आपने टाइप्स ऑफ वर्क डन भी देख लिया कि एक मैकेनिकल वर्क डन होता है, एक इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है। तो वही आपको फाइंड करना, फाइंड द इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अगर मान लो कि एक पॉइंट ए दिया है, एक पॉइंट आपको ए दिया है और एक पॉइंट बी दिया है, ठीक है? एक पॉइंट ए दिया है, एक पॉइंट बी दिया है। मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल आपको दे दिया है 60 वोल्ट। क्या दिया है? यहाँ का पोटेंशियल 60 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल मान लो दे दिया है 80 वोल्ट, ठीक है? और मान लो कि 2 कूलम चार्ज दे दिया गया है, 2 कूलम चार्ज दिया गया है। पोटेंशियल एट पॉइंट ए इक्वल टू 60 एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी इक्वल टू 80 दिया गया है और 2 कूलम चार्ज दिया गया है।
तो जैसे हमने आपको फॉर्मूला बताया था एग्जैक्ट वही फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है। तो वर्क डन बाय ब्रिंगिंग दिस 2 यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू क्या होगा, तो पोटेंशियल फाइनल यानी वी बी माइनस पोटेंशियल इनिशियल तो वी ए इक्वल टू वर्क डन। यहां से इस चार्ज को हम जो यहां पे ले गए हैं तो जो वर्क डन हमने करा है, तो वर्क डन टू ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, तो फ्रॉम ए टू पॉइंट बी पर यूनिट चार्ज हमने बताया था तो क्यू, तो डालिए क्या होगा, तो वी का वैल्यू क्या है, वी का वैल्यू 80 है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन, वी का वैल्यू क्या है 60 है, डब्ल्यू डी कहाँ से कहाँ ए से बी ले जाने में, ठीक है। क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू का वैल्यू 2 कूलम है, ठीक है। तो अभी यूनिट नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली अपन लोग लास्ट में जो यूनिट होगा वर्क डन का वही लिख देंगे। तो क्या होगा, तो 80 माइनस 60 इक्वल टू 20 इक्वल टू दिस थिंग्स, यानी डब्ल्यू डी इंटू ए टू बी बाई 2। तो दिस थिंग्स इक्वल टू क्या, तो दिस थिंग्स इक्वल टू दिस थिंग्स इंटू दिस थिंग, यानी डब्ल्यू डी फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 2 इंटू 20। ये क्या होगा, इसका यूनिट क्या था चार्ज का, तो कूलम, इसका यूनिट क्या था वोल्ट, और कूलम इंटू वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, कूलम इंटू वोल्ट इक्वल टू जूल होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा जूल। तो यानी वर्क डन टू ब्रिंगिंग दिस 2 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू क्या हो गया 40 जूल। यहाँ पे आप ये याद रखना कि इसका वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, इस पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। जैसे जो वैल्यू है, जिनका जो वैल्यू है वही आपको एग्जैक्टली रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसे आप राइट डाउन कीजिए। इसके बाद अपन लोग फाइंड करेंगे पोटेंशियल एट पर्टिकुलर पॉइंट। ये हमने जो बताया ना कि इस पर यानी ए पॉइंट का पोटेंशियल आपको ये दिया गया, ये पोटेंशियल आपको इतना दिया गया, तो ये एक्चुअली में हम डिफाइन कैसे करेंगे पोटेंशियल एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। तो चलिए इसे राइट डाउन कीजिए और हेडिंग लगाइए पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। चलिए राइट डाउन इसे कीजिए। आई होप आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा। मिटा दो क्या, चलिए अब चलिए अपन लोग पोटेंशियल एट पर्टिकुलर पॉइंट या एनी पॉइंट पे अपन लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग लगाइए पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें पोटेंशियल चाहिए, उस पॉइंट यानी ए पॉइंट पे चाहिए या बी पॉइंट पे या एम या एन, किसी भी पॉइंट पर हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए। तो चलिए इसको कैसे अपन लोग समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए जैसे कि पिछले कंसेप्ट से अपन लोग क्या जानते हैं, तो पिछले कंसेप्ट से अपन लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये मान लीजिए पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज क्यू है, इस क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाने में जो हमने वर्क करा है, यानी जो भी हमने वर्क डन करा है, टू ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट हेयर टू पॉइंट हेयर कॉल्ड एज व्हाट, तो कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते थे, तो दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो वी ए माइनस सॉरी डब्ल्यू ए टू बी डिवाइडेड बाय दिस चार्ज। तो ये एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने देखा था। अब मान लीजिए अगर कि यही पॉइंट ए है और यही पॉइंट बी है, इस बार चार्ज कुछ यहाँ पे हो, तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में जो हमने वर्क डन करा है उसको क्या अपन लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस बार क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है ये है, तो पोटेंशियल ऑफ यहाँ का और माइनस पोटेंशियल ऑफ यहाँ का, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वर्क डन कहाँ से कहाँ ले जाने में, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में, तो वर्क डन कहाँ से कहाँ, तो बी से लेकर ए ले जाने में किसको ले गया, तो इस चार्ज को ले गया। तो इसीलिए कुछ मैथमेटिकल फार्मूला हमने ये देखा था। अब हमें चाहिए पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यानी इस पॉइंट पर अपने को
पर्टिकुलर इस पॉइंट पर अपने को पोटेंशियल चाहिए, यानी इस पॉइंट पर अपने को पोटेंशियल चाहिए। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल के लिए अगर ये टर्म यानी वी का वैल्यू हमारा 0 हो जाता है तो वी तो मिल गया ना, जी हाँ। तो ये भी 0 कैसे हो सकता है? तो फिजिक्स में एक कंसेप्ट है कि फिजिक्स में क्या कंसेप्ट है, यानी फॉर फिक्स, ये फिक्स है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 होता है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 होता है। तो अगर हम बी पॉइंट को उठाकर अगर मैं इन्फिनिटी पे रख दूं तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो पोटेंशियल एट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा इफ बी पॉइंट लाइज एट इन्फिनिटी। अगर बी इन्फिनिटी पे है तो पोटेंशियल एट बी इक्वल टू क्या होगा? तो पोटेंशियल एट बी इक्वल टू 0। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हमारा वी ए का वैल्यू क्या हुआ? तो हमारा वी ए का जो वैल्यू है सो हुआ, माइनस का साइन है माइनस, तो वी वी का वैल्यू क्या हो गया? तो वी वी का वैल्यू 0 हो गया। तो W कहाँ पे? तो B के बदले में अपन लोग क्या डालेंगे? तो इन्फिनिटी पे रखा था तो इसीलिए इन्फिनिटी से पॉइंट कहाँ पे लाया? तो A पर लाया। किसको लाया? चार्ज को लाया। तो यानी ये हो गया। और इसको अपन लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो यानी VA, ये तो 0 हो गया, तो यानी VA इक्वल टू W इन्फिनिटी टू A अपॉन Q। तो यानी हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल एट एनी पॉइंट? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट हमको डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द amount of work done, it is the amount of work done to bringing the unit positive charge, to bringing the unit positive charge कहाँ से कहाँ? Infinity to that particular point, bringing the charge from infinity to that particular point is defined as potential at any point। इस तरह हम potential at any point हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह हम potential at any point डिफाइन कर सकते हैं। ये कंसेप्ट भी आप याद रखना, कहीं कहीं इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड वगैरह में। तो आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट, अभी अपन लोग तो पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, तो कभी पोटेंशियल पढ़ते हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट, कभी पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं। तो एक्चुअली में इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर कैसे करेंगे? जिस तरह हम लोग वेट को मेजर करने के लिए वेइंग मशीन होता है, उसी तरह इस पोटेंशियल को मेजर करने के लिए क्या डिवाइस होगा? तो अप टू आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक डिवाइस है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। उस वोल्ट मीटर की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हो बिटवीन एनी 2 पॉइंट। तो वोल्ट मीटर इज द डिवाइस, वोल्ट मीटर इज द डिवाइस by which we can measure potential या potential difference between 2 point। ठीक है, तो ये तो हो गया इस इंस्ट्रूमेंट या इस डिवाइस की हेल्प से अपन लोग 2 बीच का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो अब रहा बात कि इसको अपन लोग लगाएंगे कैसे? कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब हम पोटेंशियल मेजर करते हैं तो इस डिवाइस को हम लोग लगाएंगे कैसे? तो एक्चुअली में इसका सर्किट सिंबल अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इसको सर्किट सिंबल हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक मान लो, एक हमने ऐसे रिप्रेजेंट करा, एक गोला देकर इसके अंदर हमने भी मेंशन करा, एक सिरा ये हुआ, एक सिरा ये हुआ, एक सिरा को हमने पॉजिटिव टर्मिनल बोल दिया, एक सिरा को हमने नेगेटिव टर्मिनल बोल दिया। फॉर सिंपलिसिटी के लिए इसका सर्किट सिंबल कुछ इस तरह है। अब रहा बात सर्किट क्या है, तो हम कितने बार बोल चुके हैं कि आगे के लेक्चर में सर्किट क्या है हम डिस्कशन करेंगे।
तो वोल्ट मीटर को हम कुछ जनरली सर्किट डायग्राम में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक्चुअल फोटो देखना है इस वोल्ट मीटर का तो ये रहा, देख लिया। तो अब चलिए इस वोल्ट मीटर का क्या काम है ये हमने देख लिया। अब इस वोल्ट मीटर को सर्किट में लगाएंगे कैसे? तो इस वोल्ट मीटर को हम सर्किट में पैरेलल लगाते हैं, जहां पे हमें फाइंड करना है, मान लो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का अपने को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो इसको उठाकर अपन लोग ऐसे लगा देंगे, यानी ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इस ए बी के अक्रॉस अपने को पोटेंशियल चाहिए। तो इसके पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर को लगाते हैं। दिस इज यानी वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पैरेलल across द सर्किट, यानी हम वोल्ट मीटर को पैरेलली लगाते हैं सर्किट में जिस दो पॉइंट के बीच अपने को पोटेंशियल चाहिए। तो ये तो रहा वोल्ट मीटर को हम लोग कैसे लगाते हैं। अब फिर क्वेश्चन उठता है कि व्हाई वी यूज दिस वोल्ट मीटर अक्रॉस टू पर्टिकुलर पॉइंट पैरेलल वे में। हम लोग इस वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही क्यों लगाते हैं, हम लोग दूसरी वे में क्यों नहीं लगा सकते हैं? तो इसका आंसर भी आपको नेक्स्ट लेक्चर जब मैं रजिस्टर वगैरह सब पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये तो हो गया कि इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी दो पॉइंट के बीच में। तो ये इनका डिवाइस हुआ। बाय द वे और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके मदद से अपन लोग पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, बट वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग या अप टू आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलिए बस इतना ही मेंशन, इतना ही रखिए। अब चलते हैं अपन लोग कुछ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने पढ़ा उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम की तरह। तो यहाँ पे जो भी छापना है छाप सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने जो भी बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं आपका बोर्ड में या क्विज वगैरह में, तो माइंड रखना जो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात से बताते हैं। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया, मिटा दूं? चलिए चलिए हम लोग जो भी पोटेंशियल पढ़ा या पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम उठाना चाहूँगा एनसीईआरटी से, जो कि एनसीईआरटी के सोल्व एग्जाम्पल में दे रखा है। तो सोल्व एग्जाम्पल में दे रखा है, उससे क्या अब अपन लोग क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे कंसेप्ट गैदर करा उस कंसेप्ट से अपन लोग देखेंगे कि वहाँ से जो प्रॉब्लम है दिए गए कंसेप्ट से सोल्व होता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि 2 कूलम का चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है, उस 2 कूलम चार्ज को 2 पॉइंट के बीच आपका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। चलिए क्वेश्चन दे देता हूँ। एक मान लो पॉइंट ए है, एक पॉइंट मान लो बी है। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मान लो दे रखा है कितना, 12 वोल्ट दे रखा है। 2 कूलम का यहाँ पे चार्ज है। इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, यानी ए से बी तक ले जाने में आपको क्या वर्क करना पड़ा है या कितना वर्क करना पड़ा है। तो यही कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यानी वर्क डन इक्वल टू व्हाट, वर्क डन क्या आपने करा है यहाँ पे। तो देखो हम लोग जानते क्या है, हम लोग जानते हैं वर्क डन, यानी सॉरी वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वी बी माइनस वी ए, ये हम लोग जानते हैं। तो चलिए इसी पर ये अपन लोग कंसेप्ट, तो चलिए इसी कंसेप्ट पर ये ट्राई करते हैं सोल्व होता है कि नहीं। देखो तो यहाँ पे इसका वैल्यू ही आपको दे रखा है क्या, तो यहाँ पर आपका वैल्यू दे रखा है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, यानी डब्ल्यू डी ए से बी ले जाने में क्या काम करना पड़ा चार्ज को, ठीक है, ये पूछ रहा। तो यानी डब्ल्यू डी ए से बी तक ले जाने में क्या करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्यू का वैल्यू आपको दिया क्या गया है, तो क्यू का वैल्यू आपको 2 कूलम दिया गया था, यानी 2 × 12। तो 12 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, यानी 12 × 2 = 24, यानी 24 जूल का अपने को वर्क करना पड़ेगा इस 2 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाने के दौरान व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन एज 12 वोल्ट।
तो ये तो रहा कुछ, इस क्वेश्चन को हमने इस कंसेप्ट के मदद से सोल्व करा है। ध्यान से सुना, ये जो क्या हमने पढ़ाया, हमने कंसेप्ट दिया था कि यानी वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज। हमने कुछ ये बताया था, जब ए से बी पर हम ले जाते हैं कुछ चार्ज तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ये होता है। अब ध्यान से सुना है, आपको क्वेश्चन में कभी इसका वैल्यू दे दिया जाएगा, इसका वैल्यू आपको दे दिया जाएगा, इसका वैल्यू दे दिया जाएगा, ये आपसे पूछ सकता है। कभी आपको इसका वैल्यू दे दिया जाएगा, इसका वैल्यू दे दिया जाएगा, आपसे ये पूछ सकता है। कभी आपको इसका वैल्यू दे दिया जाएगा, इसका वैल्यू दे दिया जाएगा, तब आपसे ये पूछ सकता है और ये भी वैल्यू दे दिया जाएगा। कभी आपसे ये वैल्यू दे दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा, ये दे देगा, ये दे देगा। कहने का मतलब कभी एक अननोन क्वांटिटी आपको नहीं देगा और रेस्ट जितने भी क्वांटिटी है आपको दे देगा, तब आपसे पूछा जाएगा कि इनका कैलकुलेशन कीजिए। तो वेरी सिंपल वे में आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो सोल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी का था आप समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूँ सिंपली एचसी वर्मा की तरफ। एचसी वर्मा की तरफ तो बढ़ूंगा, बट मैं कुछ होमवर्क आपको देना चाहता हूँ। आपको सोल्व करना है, सोल्व एक्सरसाइज का, किसका, तो एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 3 है। ये क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं सोल्व होता चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मेल आईडी दिया गया है, मेल पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बाय द वे क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं आज के लेक्चर में ही अगर अच्छी तरीके से देखे होंगे तो इन्वॉल्व है। तो चलिए जो भी छापना है छापिए, इसके बाद अपन लोग सिंपली एचसी वर्मा पे चलते हैं। वहाँ पे ढेर सारा क्वेश्चन है, वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसे कॉपी कीजिए, मैं मिटा दूँ। चलिए तो अब चलिए अपन लोग एचसी वर्मा क्वेश्चन में जो दे रखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वो क्वेश्चन अपन लोग हिलाने की कोशिश करते हैं कि आज के दिए गए कंसेप्ट पर वो क्वेश्चन हिलता है कि नहीं। तो चलिए एचसी वर्मा का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हमने क्वेश्चन को अपने मोबाइल में कैप्चर कर रखा है। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए बारी बारी से अपन लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सोल्व एग्जाम्पल को ही हम लोग देखते हैं कि सोल्व एग्जाम्पल भी एक्चुअली में अपने से हिलता है या नहीं। तो चलिए सोल्व एग्जाम्पल से देखते हैं, सोल्व एग्जाम्पल से। बाय द वे यहाँ पे जो बनाया गया है उसी को आप लोग मत छाप लेना, और बुक काइंडली आप लोग अरेंज कर लो, या इस वीडियो के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस बुक का भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि पूछ रहा है हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 5 मिली कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P एट विच द पोटेंशियल इज 12 वोल्ट। कहने का मतलब यहाँ से आपको वर्क डन पूछ रहा है, क्या होगा, चार्ज आपको दे दिया गया है 5 मिली कूलम, यानी 5 × 10⁻³ कूलम। ये सफिक्स प्रीफिक्स का वैल्यू आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ रखा होगा। मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो यानी चार्ज का वैल्यू आपको दे दिया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी VB माइनस VA का वैल्यू आपको VB माइनस VA का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो यहाँ पे फिर आप ध्यान देना कि ये जो एक पॉइंट है, एक पॉइंट आपका इन्फिनिटी पे है, और ये जो दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट आपको P दिया गया है। तो यानी VP माइनस V इन्फिनिटी का वैल्यू आपको दिया गया है 12 वोल्ट। ठीक है, तो देखो एक वैल्यू आपको यानी ये दे दिया गया है, क्यों दे दिया गया है, वर्क डन पूछ रहा है। हमने आपको कंसेप्ट क्या बताया था, तो VB माइनस VA इक्वल टू WA/B अपॉन Q। यही कुछ कंसेप्ट हमने आपको बताया था। हमने आपको क्या बताया था कि कभी इस होल थिंग्स का वैल्यू दे देगा, ये आपसे पूछ सकता है, ये भी दे देगा, कभी इसका वैल्यू दे देगा, ये गायब कर देगा, या इसका वैल्यू दे देगा, मतलब कभी एक क्वांटिटी को अननोन रख देगा और रेस्ट थिंग दे देंगे, और तब आपसे कैलकुलेशन करने को कहा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 वाज वेरी इजी। क्वेश्चन 2 क्या था, चलिए क्वेश्चन 2 क्या है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 ये कह रहा है
कि चार्ज दे दिया गया है, चार्ज दे दिया गया, चार्ज क्या है, चार्ज आपका, यानी ये जो चार्ज आपको दिया गया है 1.5 कूलम, यानी चार्ज दे दिया गया है फ्रॉम पॉइंट ए, पोटेंशियल इतना अनदर, हाँ, यानी भी इस बार आपको दे दिया गया है, भी आपको दे दिया गया है, ठीक है, चार्ज भी आपको दे दिया गया है, तब आपसे वर्क डन पूछ रहा है। देखो ये दे चुका है, ये दे चुका है, ये दे चुका है, आपसे ये पूछ रहा है, तो यानी वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू व्हाट। तो ये भी बहुत इजी, इसका वैल्यू पुट करना, इसका वैल्यू पुट करना, ये आपसे फाइंड करने को पूछा जा रहा है और ये भी आपको दे दिया गया है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 भी आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन 3 क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू गेट वन कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, यानी बोल रहा है कि एक कूलम निगेटिव चार्ज होने के लिए कितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यानी क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, Q इक्वल टू एन ए, क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो 1 कूलम होना चाहिए निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज ऐसे डाल दीजिए n और e इक्वल टू क्या डालते हैं, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू चार्जिंग अ बॉडी, तो e आप डालिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। कहने का मतलब जो भी वैल्यू मिलेगा दैट मच द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक द -1 कूलम चार्ज, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्वांटाइजेशन पर बेस्ड था। और क्या एग्जांपल सोल्व एग्जांपल में दे रखा है, नहीं। अब इसके बाद दूसरी टॉपिक पर दे रखा है। तो सोल्व एग्जांपल का कुछ इतना ही था। अब चलिए अपन लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में आपका है सबसे पहला वेरी शॉर्ट आंसर, तो ये मिटा दो क्या, चलिए वेरी शॉर्ट आंसर देखते हैं अपन लोग। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। तो राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या यूनिट होता है वो आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन 1 वाज वेरी इजी, डिफाइन पोटेंशियल एट अ पॉइंट। क्वेश्चन 2 भी बहुत इजी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है पोटेंशियल डिफाइन करने को, तो 2 भी बहुत इजी था। डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो पॉइंट दे दिया है, उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपसे डिफाइन करने को बोला जा रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी था। चौथा, ए ड्राई सेल यूजुअली हैज ए स्मॉल कैप एट द वन एंड एंड अ फ्लैट सरफेस एट द अदर एंड, व्हिच ऑफ द टू इज एट हायर पोटेंशियल। हाँ, चौथा क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बट ये हमने आपको नहीं बताया था, हमने सिंपली ऐसे समझाया था सर्किट डायग्राम में। तो ये जो बड़ी डंटा हम जो रखते हैं उसे हायर पोटेंशियल बोलते हैं, और ये जो छोटा डंटा रखते हैं उसे लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। ये तो सर्किट डायग्राम हुआ, बट जब इसका फोटो एक्चुअली में देखोगे ये क्या था, सेल या बैटरी, ठीक है। बट जब बैटरी या सेल का एक्चुअल फोटो देखोगे तो आप निप्पो या एवर रेडी का बैटरी आप देखोगे कुछ इस तरह रहता है, ठीक है। ये हो गया निगेटिव टर्मिनल यानी फ्लैट सरफेस, और ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल अपर सरफेस, ठीक है। तो कुछ इस तरह रहता है। तो चौथा क्वेश्चन भी आपको बन चुका है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक करंट किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करा जाता है ये आपसे पूछा है, और पोटेंशियल डिफरेंस किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करा जाता है ये आपसे पूछा है। तो पहला क्वेश्चन आप स्किप करो क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक करंट अभी नहीं बताया है। इस लेक्चर में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल किससे मेजर करते हैं, तो यानी 5 का बी आपको बताना है। और क्वेश्चन नहीं, और नहीं दिया गया है, इतना ही है। अब चलिए शॉर्ट आंसर टाइप पे चलते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइप्स क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है ये बताइए। हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, एक एक एग्जांपल भी आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन 1 वाज वेरी इजी। और क्या है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी वही है,
कि पूछ रहा है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन कॉपर, देन व्हाई डू वी यूज कॉपर वायर फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है क्वेश्चन कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बावजूद भी हम कॉपर को क्यों यूज करते हैं फॉर कंडक्टिंग फॉर वायर कंडक्टिंग के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में क्यों यूज करते हैं कॉपर का। तो हमने ये भी ऑलरेडी बता दिया था कि चीप कॉस्ट के चलते हम लोग कॉपर मेटल का यूज करते हैं। तो ये भी बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर 10। और भी है नहीं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे चलिए। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं है, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की तरफ अपन लोग बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 1 आपका पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस पर बेस्ड है। क्या रहा है, चार्ज दे दिया गया है 10 माइक्रोकूलम, चार्ज आपका दे दिया गया है 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो का अर्थ होता है 10 टू द पावर -6 कूलम, यानी क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। 10 तो पहले ही है, इसका वैल्यू 10 टू द पावर -6 कूलम, यानी चार्ज दे रखा है। इन्फिनिटी से एक पॉइंट P पे लाने में 20 मिली जूल का वर्क करना पड़ा है, यानी V इन्फिनिटी, एक पॉइंट आपका V इन्फिनिटी है, V दूसरा पॉइंट आपका VP है। यहाँ पे यानी यहाँ से यहाँ तक लाने में इस चार्ज को कितना वर्क करना पड़ा है, तो वर्क डन आपको करना पड़ा है 20 मिली जूल, 20 मिली जूल, यानी 20 मिली जूल का अर्थ हुआ 20 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, तो हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि VB माइनस VA इक्वल टू क्या होता है W, A से B तक ले जाने में किसको, तो चार्ज को। तो यहाँ पे आपको ये VB पूछ रहा है, यानी VP पूछ रहा है, यानी इसका यानी VP आपसे पूछ रहा है, ये आपको VA का वैल्यू के बदले में आपको V इन्फिनिटी दिया गया है, और V इन्फिनिटी क्या जानते हैं, 0 होता है, यानी और ये यानी W इन्फिनिटी से P पॉइंट का वैल्यू आपको दिया है 20 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। Q का वैल्यू आपको दे दिया गया है, Q कितना है, तो दिस थिंग्स है, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। तो आपसे ये पूछ रहा है, सिंपल सा, हमने पहले भी बताया था कि कभी ये दे देगा, ये नहीं देगा, ये दे देगा, ये देगा, कभी ये दे देगा, ये नहीं देगा, ये दे देगा, ये दे देगा। तो सिंपल सा कैलकुलेशन आपको कर लेना है, ये 0 पुट कीजिए, ये फाइंड करना है, इसका वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है, यानी क्वेश्चन 1 वाज वेरी इजी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 चलिए देख लेते हैं। पूछ रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन, यानी वर्क डन आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। क्या रहा है, वर्क डन फाइंड करने को बोल रहा है। चार्ज दे दिया गया है, यानी Q का वैल्यू 0.2 कूलम, 0.02 कूलम चार्ज दे दिया गया है। A to B पोटेंशियल, A से B ले जाना है इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाना है। यहाँ पर पोटेंशियल यानी VA का वैल्यू आपको दे दिया गया है, कितना है 20 वोल्ट, और यहाँ पर वैल्यू आपको पोटेंशियल दे रखा है 30 वोल्ट। तो पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा, कहने का मतलब VB का वैल्यू दे दिया गया है, VA का वैल्यू दे दिया गया है, वर्क डन क्या होगा, चार्ज भी आपको दे दिया गया है। तो बहुत ईजी, आई थिंक इतना ईजी आपने क्वेश्चन नहीं देखा होगा। और भी है क्या, नहीं और नहीं है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन है, पोटेंशियल एट पॉइंट यानी पोटेंशियल रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव 1 आपको बनाना है। नेगेटिव चार्ज रिलीज करते हैं पॉइंट A से, ये भी पोटेंशियल, कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव 2 भी है, ये भी आपको रिलीज करना है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिया गया, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। देखो A पॉइंट है और यहाँ पे B पॉइंट है, तो हमने क्या बताया था कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क करते हैं दैट इज इक्वल टू क्या होता है, तो VB माइनस VA इक्वल टू W, A से B
डिवाइडेड बाय क्यू। तो क्यू का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करना, कोई छेड़छाड़ी नहीं करना। तो दो भी बहुत इजी है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, चार्ज इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज प्रोसेस कॉल्ड एज, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बनाना है। राइट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन में, जूल पर कूलम क्या कहलाता है यूनिट में। चौथा क्वेश्चन आपको बनाना है, वोल्ट मीटर यूज टू मेजर। पांचवा क्वेश्चन बनाना है। देखो हमने जितना भी बताया था उसी पर मैच करता हुआ क्वेश्चन सब आ रहा है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो प्लस नो माइनस साइन। सेल प्लस माइनस रहता है, वोल्ट मीटर प्लस माइनस रहता है, आमीटर के बारे में तो हमने पढ़ाया नहीं है, रजिस्टर के बारे में हमने पढ़ाया नहीं है। तो ये देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा, बी और डी में कोई राइट होगा। तो चलिए अभी उतना तक नहीं जाते हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या है, तो पांचवा क्वेश्चन आपका वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ पांचवी बहुत इजी है। छठवां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो प्लस और माइनस साइन। देखो सेल में तो प्लस माइनस रहता है, वोल्ट मीटर में भी प्लस माइनस हमने ऑलरेडी दिखा दिया, आमीटर और रजिस्टर के बारे में तो हमने पढ़ाया नहीं है, उसके बारे में अभी नेगलेक्ट करो। यानी 6 क्वेश्चन में ए और सी ऑलरेडी क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन नहीं, ये करंट आमीटर रिलेटेड है। आठवां क्वेश्चन मेटल पे है, इलेक्ट्रॉन्स और मूव, हाँ आठवां क्वेश्चन आप बनाइए। इसके बाद चलिए बस इतना ही, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गया। चलिए ट्राई करते रहिए, ट्रू फॉल्स बनाइए, ट्रू फॉल्स बनाइए। चलिए तो जो भी है ट्राई करते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम आपसे सोल्व नहीं होता है चैनल के अबाउट सेक्शन में अपना मेल आईडी दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा मेहनत आपके लिए सपोर्टेड रहा तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर हमारा मेहनत आपके सपोर्ट के लिए नहीं था तो डिसलाइक भी मारना, रीज़न बताना, ताकि हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।